सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं भूगोल के नोट्स। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री राम जी मीणा। अध्याय 15 संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम है तथा जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिसका आर्थिक मूल्य हो, संसाधन कहलाता है। जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। मानव संसाधन का निर्माता तथा उनका उपयोग करता है, इसलिए मानव को संसाधनों का जनक कहा जाता है। कोई वस्तु तभी संसाधन होगी जब वह निम्नलिखित दशाओं में खरी उतरती है। देखिए, पहले वस्तु का उपयोग संभव होना चाहिए, तभी वह संसाधन कहलाएगी। वस्तु का रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तुओं में किया जा सके, उस वस्तु से निश्चित उद्देश्य की पूर्ति होती हो, इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो। संसाधनों का वर्गीकरण यदि देखें तो संसाधनों को विभिन्न आधारों पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर देखें तो दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक संसाधन। उपयोग की सततता या समापत्यता के आधार पर देखें तो नवीनीकरण और अनवीनीकरण। यहाँ नवीनीकरण ही छपा है, दोबारा यहाँ पर शब्द आना है अनवीनीकरण संसाधन। उसके बाद में स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद में विकास की स्थिति के आधार पर देखें तो संभावित, विकसित व संचित भंडार। उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। जैविक संसाधन जैविक घटकों से संबंधित संसाधनों को जैविक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो मानव, प्राणी जात, वनस्पति आदि। अजैविक संसाधन ये संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो चट्टान, खनिज, भूमि, मिट्टी, पवन, जल आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में उपयोग की सततता या समापत्यता के आधार पर यदि इन्हें देखें तो नवीनीकरण जो संसाधन होते हैं वो वे संसाधन होते हैं जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और उदाहरण के तौर पर देखें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन आदि ये नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अनवीकरणीय संसाधनों की बात करें तो ये संसाधन एक बार प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, लोहा आदि, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर यदि हम देखें तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में मकान, भूमि आदि। उसके बाद में राष्ट्रीय संसाधनों की बात करें तो वे संसाधन जिन पर राष्ट्र की संपूर्ण जनता का अधिकार होता है तथा इसका उपयोग राष्ट्रीय हित में किया जाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। उदाहरण जनसंख्या, खनिज पदार्थ, वन, जल आदि। उसके बाद में यदि हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिन पर संपूर्ण विश्व के देशों का अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से खुले महासागरीय क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन होते हैं। किसी देश की तटरेखा से 200
किलोमीटर समुद्र की ओर का क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है और इस क्षेत्र में संसाधनों के विदोहन का अधिकार उस देश का होता है जिसकी तटरेखा में यह क्षेत्र स्थित होता है। उसके बाद में आगे चलते हैं, उसमें अगला बिंदु आता है विकास की स्थिति के आधार पर। तो विकास की स्थिति के आधार पर संभावित संसाधन किसी क्षेत्र में विद्यमान संसाधन जिन्हें भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है, ऐसी संभावना हो, वो संभावित संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि इसके अंतर्गत आती है। विकसित संसाधनों की बात करें कि जिन संसाधनों की मात्रा व गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है और विकसित संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद में संचित भंडार वे संसाधन जिनका तकनीकी अभाव के कारण मात्रा व गुणवत्ता का निर्धारण वो अभी तक नहीं किया जा सका, संचित भंडार कहलाते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आगे आता है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण में यदि हम देखें कि जो कंजर्वेशन संरक्षण शब्द लैटिन भाषा के कन प्लस सर्वर से मिलकर बनाए, जिसका अर्थ है इकट्ठा रखना। संरक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में गिफोर्ड पिंचोर ने किया था और संसाधनों का नियोजन व विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, ताकि वह मानव को अधिक समय के लिए अधिकतम लाभ पहुंचा सके। राष्ट्र के सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण है वो बहुत ही आवश्यक है। भारत जैसे देश के लिए संसाधन संरक्षण अति आवश्यक है, जहां संसाधनों की उपलब्धता में अत्यधिक भिन्नता के साथ साथ सघन जनसंख्या पाई जाती है। संसाधनों का विवेकहीन उपभोग तथा अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय समस्याएं क्या हो जाती है, उत्पन्न हो गई। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण है वो अति आवश्यक हो गया है। इसलिए संसाधन संरक्षण में प्रमुख समस्याएं तो आती है, वो कौन कौन सी है देखिए। पहली है उपलब्ध संसाधनों की तुलना में निरंतरता बढ़ती जाती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण मानवीय आवश्यकताओं में निरंतर बढ़ोतरी होना। दूसरा, पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव के कारण संसाधनों के अधिकतम उपयोग की प्रवृत्ति। तीसरा, औद्योगिकीकरण व नगरीकरण में तीव्र वृद्धि। और चौथा है अधिकतम विकास की प्रवृत्ति के कारण संसाधनों का अति दोहन करना। संसाधनों के अति दोहन को जीन ब्रूस ने डाकुओं की अर्थव्यवस्था, लुटेरी अर्थव्यवस्था, रोबरी इकोनॉमी कहा। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने इनका अलग नाम दिया। संसाधन संरक्षण के उपाय को देखें तो पहला उपाय है जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण होना। देश के निरंतर आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए संसाधन तथा जनसंख्या के अनुपात में संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है और इसको बनाए रखने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात करें कि नियोजन में समग्र दृष्टिकोण यानी पर्यावरण के विभिन्न घटकों का समुचित उपयोग और संरक्षण करना। उसके बाद में यदि हम बात करें तो जैविक संतुलन बनाए रखना मानव विकास के लिए जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि जैविक आधार है, अतः इसमें इसका संतुलन बनाकर विकास करना होगा। उसके बाद में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की बात करें, जो संसाधनों का अधिक उपयोग करके प्रमुख गैर परंपरागत संसाधन जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा आदि है, उनका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आता है वैकल्पिक संसाधनों की खोज करके, जैसे पेट्रोल व कोयला के स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद में आता है प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करना, जैसे सीमित एवं शीघ्र समाप्त होने वाले संसाधनों का उपयोग अति आवश्यक
एवं राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में ही किया जाना चाहिए। पुनर्चक्रण यानी धातुओं के खराब हो जाने पर उसे गलाकर पुनः उपयोग में लाना पुनर्चक्रण कहलाता है। उसके बाद में कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग, जैसे लकड़ी के स्थान पर प्लास्टिक तथा लोहे के स्थान पर सीमेंट और कंक्रीट से बनी वस्तुओं का प्रयोग करना। उसके बाद में उन्नत व दक्ष तकनीक का उपयोग करके संसाधनों के अधिकतम भाग का उपयोग करना। संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग करना चाहिए। सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तात्पर्य वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों के नियोजित व विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखने से है, ताकि भविष्य में इन संसाधनों का उपयोग किया जा सके। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम ब्रुंटलैंड आयोग यानी ब्रुंटलैंड नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी। उसने अपनी रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य ओवर कॉमन फ्यूचर में 1987 में किया था। और विकास से तात्पर्य है कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच से। HDI यानी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट से 2016 के अनुसार विश्व का मानव विकास सूचकांक 0.711 है एक है। और विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक क्रमशः नॉर्वे प्रथम व ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर है, जबकि भारत 0.609 अंक के साथ 123वें स्थान पर है। विश्व में न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाला देश नाइजीर, अफ्रीका तथा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन है। उसके बाद में यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ मैं भंवरलाल मीणा, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।